नेक्स्ट आपका दिया हुआ है रियल लाइफ कनेक्ट। तो आपको रियल लाइफ के बारे में कुछ लिखना है। हैव यू एवर हैड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयरिंग फॉर ए फैमिली मेम्बर? इफ सो ब्रीफली डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस। इफ नॉट थिंक ऑफ रिलेटिव हु माइट benefit from your assistance and explain how you would like to provide care for them over a weekend। बुक में अच्छे से पढ़ लेना अगर मेरा कुछ मिस हो गया हो तो, क्योंकि प्रिंट अच्छे से नहीं आया है। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपने कभी भी अपने फैमिली के किसी मेंबर की केयर की है, उनकी देखभाल की है या फिर किसी रिलेटिव्स की है, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये आपको खुद से करना है, बट आपकी हेल्प के लिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। देखो कुछ इस तरह से लिखना है, चाहो तो आप कोई दूसरा भी लिख सकते हैं। लास्ट ईयर माई मदर एंड फादर वेंट टू ए मैरिज पार्टी। ठीक है, लास्ट ईयर मेरे मम्मी और पापा एक मैरिज फंक्शन में गए थे। माई स्मॉल ब्रदर सिस्टर एंड आई वर अलोन एट माई होम। तो मेरे छोटे भाई बहन और मैं घर पर अकेले थे। इट वॉज वेरी बिग ड्यूटी ऑफ माइंड। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ड्यूटी थी। माई स्मॉल ब्रदर वर वेरी नोटी। और मेरा जो छोटा भाई है वो बहुत ही नोटी था, बहुत शरारती था। इट वॉज द टाइम ऑफ इवनिंग। यह शाम का वक्त था। दे वर आस्किंग मी टू आई गो टू मार्केट विद दैम। तो वो मुझे पूछ रहे थे कि क्या मैं उनके साथ मार्केट जा सकता हूँ। आई सेड नो बिकॉज नो वन वॉज एट होम। मैंने मना कर दिया क्योंकि घर पर कोई नहीं था। दे स्टार्टेड क्राइंग। वो सब रोने लगे। आई वॉज ट्राइंग टू कीप दैम साइलेंट सो आई सेड टू दैम दैट वी प्ले ए गेम। तो मैं उन्हें चुप कराना चाहता था, इसलिए मैंने कहा कि चलो हम एक गेम खेलते हैं। देन वी स्टार्ट प्लेइंग लूडो। तो हमने उसके बाद लूडो खेलना शुरू किया। आफ्टर एन आवर वी फील मच बोरिंग। देन वी स्टार्ट वॉचिंग टेलीविजन। 1 घंटे के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा बोर होने लगे तो हमने टेलीविजन देखना शुरू किया। दे वर आस्किंग मैनी क्वेश्चन दैट व्हाट इज दिस भैया, व्हाट इज दैट भैया। आई वॉज फीलिंग वेरी बोर्ड विद दैम। और वो लोग टीवी देखते हुए, बच्चे लोग ऐसे ही करते हैं, जब टीवी भी देखते हैं कुछ भी करते हैं तो वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। इसी तरह वो लोग भी क्वेश्चन पूछ रहे थे तो उससे वो बोर हो गया। दे समटाइम्स से दैट भैया वी शुड डू दिस एंड डू दैट। दे स्टार्ट क्राइंग दैट वाई मम्मी पापा इज नॉट कमिंग एट होम। तो वो बोलते कभी ये करते हैं कभी वो करते हैं, मम्मी पापा घर पर क्यों नहीं आ रहे हैं। इस तरह से सवाल पूछ पूछ के रोने लगते हैं। आई रिप्लाइड दैट दे वेंट टू ए मैरिज पार्टी। मैंने कहा कि वो एक शादी में गए हैं। वी वर फीलिंग वेरी फियर बिकॉज इट वॉज नाइट। और हम सबको डर लगने लगा क्योंकि अब रात हो गई थी। आई कॉल टू माई पेरेंट एंड आस्क्ड व्हेन ही विल कम टू होम। मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया और पूछा कि वो लोग कब आ रहे हैं। माई मॉम सैड दे आर नियर टू होम। मेरी माँ ने कहा कि वो घर के पास ही हैं। व्हेन पेरेंट्स रीच होम वी वर हैप्पी। और जैसे ही आपके पेरेंट्स घर पर आए वो सारे खुश हो गए। तो इस तरह से आप एक ऐसे बना के किसी और टॉपिक पर भी लिख सकते हैं, जैसे आपने अपने दादाजी की केयर की या फिर दादी जी की या फिर किसी और फैमिली मेम्बर की। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्रॉस करिकुलम कनेक्ट। हाउ डू यू रिमेम्बर समथिंग। आप किसी भी चीज को किस तरह से याद रखते हैं। योर ब्रेन इज लाइक ए लाइब्रेरी। आपका जो दिमाग है एक लाइब्रेरी की तरह है। ठीक है, दिस लाइब्रेरी स्टोर ऑल द थिंग्स यू सी हियर एंड लर्न। व्हेन यू वांट टू रिमेम्बर समथिंग द ब्रेन सर्च फॉर द राइट बुक इन द स्टोरेज एंड ब्रिंग इट आउट टू यू। तो जब भी आप किसी चीज़ को याद करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में अंदर जो लाइब्रेरी बनी हो, बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रखा है, तो आपका जो ब्रेन है उस जिस चीज़ को आप याद कर रहे हैं उस चीज़ को सर्च करके आपको देता है। Read the flow chart given below to find out how brain remember information. Work in pair and use an example to demonstrate the process. तो देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि किस तरह से आपका ब्रेन काम करता है। जैसे इनपुट व्हाट यू सी हियर और रीड, कि आपने क्या चीज़ देखी, क्या सुना, क्या पढ़ा। ठीक है, तो वो हमारे दिमाग में क्या हो गया, कंप्यूटर की तरह काम करता है, इनपुट हो गया। ठीक है, हमने जो चीज़ देखी, सुना और जो पढ़ा वो हमारे दिमाग में चला गया, इनपुट हो गया। दिस इज कॉल्ड सेंसरी मेमोरी, और इसको हम कहते हैं सेंसरी मेमोरी। यू सी इट फॉर द मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल रिकॉग्नाइजिंग एवरीडे ऑब्जेक्ट लाइक फ्लावर, फ्रूट्स एंड ईटीसी। ठीक है, जैसे आप कोई भी चीज़ों को
किसी कुछ टाइम के लिए देखते हैं, जैसे कि आपने डेली यूज़ की जो चीज़ें होते हैं, जैसे फ्लावर देखते हैं, फ्रूट्स देखते हैं, है ना, तो वो सब हमारा सेंसरी मेमोरी में जाता है। When you pay attention to something, it gets stored in your brain as short-term memory. For example, remembering what you ate for breakfast today. और देखो किस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान देते हो, है ना, थोड़ा गौर करते हो उस चीज़ पे, तो वो चीज़ आपके दिमाग में शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कि कुछ टाइम के लिए फीड हो जाती है। जैसे आज आपने सुबह क्या खाया, लंच में क्या खाया, ठीक है, तो वो चीज़ें आपके लिए, जैसे मम्मी से कुछ आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करी, तो वो चीज़ जो है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है, कुछ टाइम के बाद वो मिट जाती है। If you use the information again and again, gets stored in long-term memory. For example, remembering the way to your home. और किसी चीज़ को आप लंबे समय तक देखते रहते हो या किसी चीज़ को लंबे समय तक बार बार याद करते हो, तो वो चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है। तो इसी तरह से आपका ब्रेन भी काम करता है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं वोकैबुलरी, ये आपका ग्रामर पार्ट आ गया। सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आर वर्ड और वर्ड्स दैट हैव एग्जैक्टली और नियरली द सेम मीनिंग एज ईच अदर। तो देखो इसका क्या मतलब होता है, मीनिंग सेम रहता है लेकिन वर्ड्स अलग होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, रेडियंट इज ए सिनोनिम्स और ब्राइट। तो जो रेडियंट है वो ब्राइट का ही सिनोनिम्स है, ठीक है। अब जैसे लुक, उसका भी वही मतलब होता है जो मतलब व्यू का होता है, ठीक है, एंड सी। तो इसी तरह से हम आगे करेंगे जो एक्सरसाइज दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रैंडपा वाज फॉरबिडन शुगर एट होम। जो ग्रैंडपा है उनको शुगर खाने के लिए घर पे मनाही थी। फॉरबिडन का मतलब होना है उन्हें मनाही थी। तो अब इसमें से इसका सिनोनिम्स होगा डिसअलाउड, कि डिसअलाउड का मतलब भी होता है मना करना या फिर अनुमति नहीं देना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका सेकंड वाला है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ही स्पॉटेड ग्रैंडपा मेकिंग हिज वे ब्रिस्कली टुवर्ड द बस स्टॉप। कि रवि ने उसने उन्हें बस स्टॉप की तरफ जल्दी जल्दी जाते देखा, ठीक है। तो ब्रिस्कली का मतलब होता है तेजी से, और शिफ्टली का मतलब भी होता है जल्दी जल्दी या फिर तेज गति से। ही वॉज तो इसका क्वेश्चन आंसर आप लगा लेना डी। ही वॉज इविक्टेड ए मोमेंट लेटर एडमिस्ट ए वॉली ऑफ फेमिनिस्ट रिंग्स। कि उसे तुरंत ही एक ही मोमेंट के बाद बाहर निकाल दिया गया जब वो कहाँ घुस गया था, लेडी पार्लर में, ठीक है। इविक्टेड का मतलब होता है बाहर निकाल दिया गया। इनवाइटेड, वेलकम, इग्नोर, तो इसका मतलब भी होगा निष्कासित करना या फिर बाहर निकाल दिया जाना, ठीक है। ग्रैंडपा's thin wrinkled skin had more creases than a map has line. ग्रैंडपा की स्किन पर, उनके फेस पर बहुत सारे रिंकल्स थे। तो इसका आ जाएगा आपका स्क्रैच, तो नहीं होगा, स्क्रैच का अलग मतलब हो जाता है। इसमें आ जाएगा आपका फोल्ड्स, ठीक है। जो परतें बन जाती हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी स्किन थोड़ी झुर्रीदार हो जाती है ना, तो इसको हम फोल्ड्स का मतलब भी सेम होगा। द ट्विंकल इन ग्रैंडपा's आईज वॉज एन इनोसेंट ग्लैम और ए मिस्टीरियस वन। जो ग्रैंडपा की आंखों में, स्टोरी के एंड में जो ग्रैंडपा की आंखों में जो चमक थी, ग्लैम मतलब चमक होना, तो वो किसका सिनोनिम्स होगा, वो होगा आपका शाइन का, ठीक है। दोनों का मतलब सेम होता है। तो ये वाला भी खत्म हो गया। अब आता है आपका रिवाइजिंग नाउन्स। तो आपको नाउन्स रिवाइज करने हैं, शॉर्ट टर्म में करेंगे, ठीक है। नाउन आर वर्ड दैट नेम पीपल, एनिमल, थिंग्स, प्लेस, क्वालिटीज, फीलिंग, इवेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्सेप्ट। तो नाउन क्या होते हैं, किसी भी चीज़ का नाम, जैसे कि लोगों के नाम, जानवर, थिंग्स, प्लेस, क्वालिटीज, फीलिंग्स, इवेंट्स, है ना, तो उसको नाउन्स बोलते हैं। रीड द ओपनिंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी, शैल वी प्ले चेस और वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टीवी ग्रैंडपा रवि आस्क्ड आफ्टर हिज मदर लेफ्ट। The word in italic are noun. Let us take a look at different type of noun. तो देखो अब हम टाइप्स पढ़ेंगे नाउन के। नाउन आपने पढ़े हैं अभी तक अपनी पिछली क्लासेस में, तो अभी देखिए टाइप्स। तो देखिए पहला जो टाइप होता है कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। ये भी आपने आई होप कि पहले पढ़ा होगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बार शॉर्ट वे में बता देती हूँ। कॉमन नाउन क्या होता है, ठीक है। एक कॉमन नाउन इज ए जेनरिक पर्सन, प्लेस और थिंग। सम कॉमन नाउन इंक्लूड जैसे कि मैन, वुमन, टीचर, कार एंड डे। देखो अब मैंने बोला सिटी, ठीक है, तो मैंने सिटी बोला, सिटी कॉमन हो गया, लेकिन किसी का प्रॉपर नाम नहीं पता है कि कौन सी सिटी,
ठीक है। अब जैसे मैं बोलती हूँ कंट्री, तो कंट्री बहुत सारी कंट्रियां हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक कंट्री का मैंने नाम नहीं बताया, तो वो हो गया हमारा कॉमन नाउन। एंड प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि इसमें प्रॉपर बताया जाता है कि किस स्पेसिफिक पर्सन का या फिर किसी सिटी का हम बिल्कुल प्रॉपर नाम लेते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा प्रॉपर नाउन। अगर अपन डेफिनेशन में बोलेंगे तो किस तरह से बोलेंगे, ए प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम गिवन टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। देखो यहाँ दिया भी हुआ है, जैसे स्पेसिफिक पर्सन हो गया रवि, द बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरीज, है ना, ये बुक का नाम हो गया। क्लियर है। अब देखो कॉमन नाउन में भी 2 टाइप्स होते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ठीक है। अब देखो काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर डेफिनेशन में पूछा जाए तो किस तरह से आप डेफिनेशन बताएंगे, नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन, ठीक है, जिनको काउंट किया जा सकता है वो काउंटेबल नाउन। एंड अनकाउंटेबल नाउन का किस तरह से बोलेंगे, नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेड नाउन, ठीक है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो हो जाएगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। अब जैसे देखो काउंटेबल नाउन में गिफ्ट्स हो गया, स्ट्रेंजर्स हो गया, तो इनको तो हम काउंट कर सकते हैं, कितने गिफ्ट्स मिले, कितने स्ट्रेंजर्स हैं, ठीक है। और अनकाउंटेबल में जैसे टी हो गया, अब टी को आप काउंट कर सकते हो कि कितनी चाय है ना, 1 चाय 2 चाय, ऐसे थोड़ी काउंट होता है, ठीक है। पेशेंस को किस तरह से काउंट करोगे, है ना, ये तो अनकाउंटेबल हो गया। अब देखो इसके भी टाइप्स होते हैं काउंटेबल के, कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, कॉन्क्रीट नाउन की अगर आप डेफिनेशन पूछोगे तो इसमें लिखेंगे हम, ए कॉन्क्रीट नाउन इज समथिंग यू कैन सी, जिसे आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं, है ना। और ये सब क्या है, एक फिजिकल थिंग्स, ठीक है, इसमें आएगा फिजिकल थिंग्स। कोई भी फिजिकल थिंग्स जिसे आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते और स्मेल भी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये सब क्वालिटीज होती हैं, है ना। जैसे भूख लगना, तो भूख लगना आप उसको टच कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना, तो वो किस में आ जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब देखो आइडिया, कोई आइडिया आपका आया है ना, उसको आप टच कर सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते, तो ये सब किस में आ जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। अगला है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है आपका, ये एक ग्रुप होता है, ठीक है। ए कलेक्टिव नाउन रेफर टू ए ग्रुप ऑफ मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। तो ये सब ना एक ग्रुप में आता है, जैसे हर्ड हो गया, बंच हो गया, है ना, क्राउड हो गया, तो ये सब क्या आता है, एक झुंड में होता है, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो यहाँ भी आपका वही सब दिया हुआ है ना। देखो प्रॉपर नाउन में जैसे डोना, टेमी, गरिमा, ये सब प्रॉपर नाउन में, क्योंकि प्रॉपर ये सब नाम दिया हुआ है ना। इंडियन ओशन, ओशन तो बहुत सारे, लेकिन ओशन में कौन सा ओशन, इंडियन ओशन, तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। अगला देखिए, रीड द स्टोरी बिलो, अंडरलाइन 5 कॉमन नाउन। तो 5 तो कॉमन नाउन्स, ठीक है, अंडरलाइन करने हैं 5 कॉमन नाउन्स, एंड सर्कल 4 प्रॉपर नाउन, 4 प्रॉपर नाउन्स को सर्कल करना है। अब देखो कैसे करेंगे, तो देखो मोसेक, ये क्या है आपका प्रॉपर नाउन हो गया, तो इसको अंडरलाइन कर दिया। मरियम, ये भी आपका प्रॉपर नाउन हो गया। नील नदी, ये भी प्रॉपर नाउन हो गया। एंड फराह है रेम्स, ये जगह का नाम है, तो ये भी आपका प्रॉपर नाउन हो गया। एंड कॉमन नाउन मैंने अंडरलाइन कर दिया, जैसे किंग, रिवर, बास्केट, बशेज, ब्रदर, नर्स, ठीक है, ये सब आपके क्या हो गए, कॉमन नाउन्स, ठीक है। अगला देखिए, मोस्ट नाउन कैन बी काउंटेड, दीज आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन, कि ज़्यादातर नाउन जो है वो काउंटेबल होते हैं, इसलिए उन्हें काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। दीज हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, और ये दोनों ही फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल ट्री एंड ट्रीज, रॉक, रॉक्स, सिस्टर, सिस्टर्स, ठीक है।
द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ये तो मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। जैसे लगेज को लगेजेस नहीं बोलते हैं, ये लगेज ही बोलते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में भी सिंगुलर फॉर्म में दोनों में सेम होते हैं, ठीक है। जैसे शुगर, तो शुगर को शुगर्स नहीं लिखा जाता, शुगर ही बोला जाता है। अब इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस नहीं बोला जाता, इंफॉर्मेशन ही होता है। एंड फर्नीचर, इसको भी फर्नीचर्स नहीं बोला जाता है। कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको दे रखे हैं। अगला देखिए, राइट सी नेक्स्ट टू काउंटेबल नाउन एंड यू सी नेक्स्ट टू अनकाउंटेबल नाउन। तो जो काउंटेबल नाउन है उनके आगे आपको सी लिखना है, और जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके आगे आपको यू सी लिखना है। अब जैसे आपका बुक हो गया, बुक तो आप काउंट कर सकते हैं, तो इसके आगे लिखेंगे हम सी। इंटेलिजेंस, अब इंटेलिजेंस को आप किस तरह काउंट करेंगे कि मेरे पास एक इंटेलिजेंस है, दो है, तो ये क्या हो गया आपका अनकाउंटेबल हो गया, तो यहाँ लिखेंगे यू सी। स्मार्टनेस, अब स्मार्टनेस भी आपका अनकाउंटेबल हो गया, तो यू सी लिखेंगे। लीफ, लीफ आप काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है तो सी लिखेंगे। ब्रेड काउंटेबल है तो सी लिखेंगे। बैगेज, बैगेज यानी आपका सामान, तो वो भी काउंटेबल है तो सी लिखेंगे। क्लियर है। अगला देखिए क्या है, अगला है आपका एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे आपको ए लिखना है एंड कॉन्क्रीट नाउन के आगे आपको सी लिखना है। अब हंगर, हंगर आपका कौन सा हो गया, देखो आप इसको फील कर सकते हो बट टच नहीं कर सकते, तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि किस तरह से आपको पता करना है। ब्रांचेज, अब ब्रांचेज यहाँ पे क्लियर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब ब्रांचेज आप कहोगे कि भाई पेड़ की ब्रांचेज तो आप टच भी कर सकते हो, फील कर सकते हो, लेकिन ये हो भी सकता है ना किसी ऑफिस की ब्रांच हो या किसी और जगह की ब्रांच हो, है ना, मतलब ऑफिशियली रिलेटेड, ठीक है। तो ये दोनों में आ जाएगा आपका, ये एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है एंड कॉन्क्रीट भी हो सकता है, हमें यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। रॉक्स, रॉक्स यानी चट्टान, अब उसको तो आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, तो ये हमारा कॉन्क्रीट में आ जाएगा। प्राइड, अब प्राइड को आप कैसे फील करोगे, ये तो एक फीलिंग होती है ना, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा क्योंकि यू कांट टच, ठीक है। एस्टॉनिशमेंट, ये भी आपकी एक क्या होता है, एक फील होता है, ऐसे आपको सरप्राइज वाली स्थिति होती है, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। यू कांट टच एंड टेस्ट, ठीक है। एक्सपीरियंस, तो ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा क्योंकि आप इसको सिर्फ फील कर सकते हैं। पेपर, पेपर तो आप काउंट भी कर सकते हैं, टच करके फील कर सकते हैं, तो ये हमारा कॉन्क्रीट में आ जाएगा। होप, तो ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा। एंड वूल, वूल हमारा टच कर सकते हैं इसको, तो ये हमारा कॉन्क्रीट में आ जाएगा। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नाउन दैट आर यूज टू रेफर टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल फ्लॉक, अब फ्लॉक किसके लिए यूज होता है, झुंड, तो झुंड है ना किसका, भेड़ों का झुंड, तो फ्लॉक ऑफ शीप, ठीक है। तो ये उसी के लिए बताया गया है जो मैंने अभी आपको बताया था कि वो किसी झुंड के लिए या फिर क्राउड के लिए यूज किया जाता है कलेक्टिव नाउन्स। क्लियर है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, यहाँ कुछ वर्ड दिए गए हैं, उन्हीं को यूज करना है, तो मैंने भर दिए हैं ऑलरेडी। तो देखो कार्ड्स, अब कार्ड्स का क्या होता है, डेक, डेक मतलब क्या होता है, कार्ड्स का एक गड्डी कह सकते हैं या ढेर, है ना, कार्ड्स का एक ढेर या फिर कार्ड्स की एक गड्डी, ठीक है। अब देखो डांसर्स, अब डांसर्स जब बहुत सारे डांसर एक जगह मिलते हैं तो डांसर्स का क्या बनता है, ग्रुप बनता है, ठीक है, तो इसमें हम ग्रुप लिखेंगे। अब देखो क्लॉथ्स, क्लॉथ्स का क्या होगा, पाइल, पाइल का मतलब ढेर होता है, तो कपड़ों का एक ढेर, तो इसमें आ जाएगा पाइल्स, ठीक है। अब म्यूजिशियन के साथ में बैंड क्यों लगाया है, क्योंकि जब बहुत सारे म्यूजिशियंस एक जगह होते हैं तो उनके ग्रुप को बैंड बोला जाता है, ठीक है, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है। अब देखो इसको एक बार छोड़ते हैं, अगला करते हैं। जो सोल्जर्स बहुत सारे होते हैं तो उनको ग्रुप को क्या बोलते हैं, आर्मी, तो एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। एंड यहाँ पे आएगा पैनल, पैनल ऑफ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का एक पैनल या लिस्ट या फिर सूची, ठीक है। अब प्लेयर्स, प्लेयर्स की होती है टीम। क्लियर है। अब ये यहाँ पे देखो बचा था आपका पैक, अब पैक का ये यहाँ पे फिट नहीं बैठता, मुझे लगता है शायद मिसप्रिंट होगा, क्योंकि वॉल्फ के लिए हमेशा या तो फ्लॉक यूज होता है या फिर स्वाम यूज होता है, क्योंकि वॉल्फ्स का भेड़ियों का भी झुंड होता है, जिस तरह से भेड़ों का झुंड होता है वैसी तरह से भेड़ियों का भी झुंड होता है। तो यहाँ पे या तो फ्लॉक आता फिर, या फिर स्वाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर क्राउड भी हो जाता, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेरे हिसाब से मिसप्रिंट है, अगर आपको पता चले तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपके दिया हुआ है राइटिंग, तो देखो पजल नोट,
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो पिक्चर्स आपको दी हुई ना, इसको आपको सॉल्व करने एक ऐसे जैसा बनाना है, ठीक है। तो देखो, गिवन बिलो इज ए नोट रिटन बाय रोहन टू हिज फ्रेंड। एक नोट लिखा गया है रोहन के द्वारा उसके फ्रेंड के लिए। द फर्स्ट फ्यू लाइन ऑफ द लेटर एज फॉलोज, डियर बंटी, आई होप यू आर वेल, लास्ट संडे माई आंट एंड आई वेंट टू वॉच। यहाँ तक लिखा है। अब इसको पूरा आपको करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द लाइन आई होप यू आर, ठीक है। तो ये जो आर दिया हुआ है इसको हम आर बना देंगे। यू आर वेल, अब ये जो कुआ है उसको वेल बोलते हैं। तो आई होप यू आर वेल, यहाँ तक सेंटेंस खत्म हो गया। अगला जो सेंटेंस हमें दिया हुआ है लास्ट, ये हो गया आपका सन और डे। तो सन और डे मिलके बन गया संडे। लास्ट संडे माई आंट एंड आई, ये क्या है आँख, और आँख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आई वेंट टू वॉच, ये घड़ी को वॉच बोलते हैं। तो वॉच हो गया। ये क्या है आपका जो बूट पॉलिश करते हैं ना, जिसके ऊपर पैर रखते हैं, तो फुटबॉल मैच, ये मैच स्टिक है तो मैच हो गया, ठीक है, फुटबॉल मैच। माई आंट एंड आई वेंट टू वॉच ए फुटबॉल मैच, ठीक है। अगली लाइन देखो क्या बनेगी, ड्यूरिंग द, ये क्या है एक स्टिक है जो पेंसिल होती है, तो वो टूट गई तो क्या बोलते हैं ब्रेक, ब्रेक, ड्यूरिंग द ब्रेक सी सैड, आँख का हो जाएगा आई एम, एंड ये जो टायर है टायर्ड, तो टायर और ईडी मिलके बन गया टायर्ड, ठीक है। अगली लाइन देखो, आई कांट सी, अब ये क्या है शिप है, तो शिप किस में तैर रहा है, समुद्र में, तो थोड़ा दिमाग लगा के बनाना पड़ेगा, है ना, इसीलिए तो ये पजल है। तो सी वेरी वेल, ठीक है। आई वांट सम पीस, अब ये पीस है तो पीस का नहीं हो जाएगा, पीस हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, आई गेव हर ए बुक नेम, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कोई भी पता नहीं गाजर है मूली है उसको ग्रेट किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा ग्रेट मिस्ट्री स्टोरीज फ्रॉम माई बैग, ठीक है। समझ में आया ना बच्चों। अभी अगली लाइन में आप पे छोड़ती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे क्या लिखा हुआ था वो बिल्कुल भी प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, थोड़ा सा दिमाग आप लोग भी लगाइए, बाकी आधे से ज़्यादा मेहनत तो मैंने ही बता दिया है आपको, ठीक है। आपकी मेहनत काफ़ी बचा ली है। चलो आगे चलते हैं। लिसनिंग में देखो क्या दिया हुआ है, इन्फर फ्रॉम ए स्टोरी, यू आर गोइंग टू लिसन टू एन एंशिएंट ग्रीक स्टोरी अबाउट द गॉडेस एथेना एंड Arachne. First listen to the story, then read the table below. After reading, listen as the story again. After you have heard the story for the second time, complete the statement by matching the parts in the first column to the second. अब देखो यहाँ पे ना आपको एक स्टोरी पहले तो सुननी है, ठीक है। वो है देवी एथेना एंड एक जो लड़की आर्कनी, उसका नाम था आर्कनी, तो उनकी एक स्टोरी है, ये स्टोरी ग्रीक स्टोरी है, ठीक है। तो वो स्टोरी पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या है, ठीक है। एक देवी है जिसको कढ़ाई बुनाई की देवी कहा जाता है, ठीक है, उसका नाम है एथेना, ठीक है। अब एक लड़की थी आर्कनी, ठीक है, ये जो नाम है आर्कनी, वो भी जो कढ़ाई बुनाई होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा मास्टर थी, ठीक है। लेकिन उसको क्या था, घमंड था अपने ऊपर कि मुझसे ज़्यादा अच्छी कढ़ाई बुनाई कोई नहीं कर सकता इस पूरी दुनिया में। तो ये बात जब वो देवी को पता चली, कौन थी वो देवी, एथेना, देवी एथेना को पता चली कि वो लड़की है, उसको इस तरह से घमंड है, तो फिर वो धरती पे आई उससे मिलने के लिए और वेश बदल के आती है, तो वो उसको चैलेंज करती हैं, किसको, आर्कनी को। फिर दोनों के बीच में एक कॉम्पिटिशन होता है ना। फिर क्या होता है, ऑब्वियसली जीतेगी तो वो देवी ना, क्योंकि उसका घमंड तोड़ने के लिए वो आई थी। तो इस तरह की एक स्टोरी है, आप इंटरनेट पर एक बार पढ़ना, उसके बाद आपको ये करने में आसानी होगी। वैसे तो मैं बता ही रही हूँ अभी, ठीक है। तो चलो करते हैं, बाकी स्टोरी पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो पहली जो दी हुई है आर्कनी वास, तो ये मैंने पहले ही मिला दिया है ए वेरी स्किल्ड वीवर की, वो बुनाई कढ़ाई में बहुत ज़्यादा परफेक्ट थी, ठीक है, या फिर मास्टर थी। सेकंड देखो दिया हुआ है शी कुड नॉट स्टॉप, तो वो क्या बंद नहीं करती थी, तो इसका हो जाएगा ए से, ठीक है। बूस्टिंग अबाउट हर वीविंग की, अपनी जो कढ़ाई बुनाई की जो कला थी उसके बारे में शेखी बगाना कभी बंद नहीं करती थी।
थर्ड देखिए, शी क्लेम दैट, कि उसने ये क्लेम किया, क्या क्लेम किया उसने, शी कुड वेव बेटर देन गॉडनेस एथना, कि वो जो देवी एथेना थी उनसे भी ज़्यादा बेहतर कढ़ाई बुनाई कर सकती है। फोर्थ में है एथेना टुक, जो एथेना है जो देवी थी कढ़ाई बुनाई की, वो द फॉर्म ऑफ एन ओल्ड वुमन एंड एडवाइज आर्कनी टू अपोलोजाइज टू द गॉडनेस, की जो देवी एथेना थी उन्होंने एक बूढ़ी औरत का रूप लिया और आर्कनी को अपोलोजाइज करने के लिए, जो देवी एथेना थी उनसे माफ़ी मांगने के लिए सलाह दी। फिफ्थ वाला है एथेना वीव्ड, जो एथेना है देवी एथेना, उन्होंने क्या बुना, तो इसमें आ जाएगा आपका सी आ जाएगा, ए पिक्चर शोइंग द पावर ऑफ द गॉड्स। तो जब उन दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ तो जो देवी एथेना थी, जो कढ़ाई बुनाई की जो देवी थी, उन्होंने ए पिक्चर शोइंग द पावर ऑफ गॉड, की देवताओं की पावर शो करता हुआ एक ऐसा चित्र बनाया बुनाई करके। आर्कनी वेव्ड, और आर्कनी ने क्या बनाया, ए पिक्चर मॉकिंग द गॉड, देवताओं का मजाक बनाते हुए कुछ ऐसा चित्र बुना। इन एंगर एथेना टर्न आर्कनी इनटू ए स्पाइडर, गुस्से में जो देवी एथेना थी उन्होंने आर्कनी को क्या बना दिया, एक स्पाइडर। और क्यों बना दिया, सो दैट शी विल हैव टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ वेविंग, कि वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बुनाई करती रहे। ठीक है, तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया था और पनिश के रूप में उसको एक मकड़ी बना दिया था। मकड़ी तो पूरी जिंदगी जाले बुनती है ना, तो उन्होंने जो आर्कनी है उसको मकड़ी बना दिया था कि वो अपनी पूरी जिंदगी अब बुनाई ही करती रहेगी। अगला देखो भाई, स्पीकिंग मेकिंग सजेशंस। When we make suggestion, we often begin our sentence like this। तो जब भी हम किसी को कुछ सजेस्ट करते हैं, कुछ सजेशन देते हैं, तो किस तरह से देते हैं, शुरुआत में इनको यूज़ करके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे किसी को अपन बोलते हैं लेट्स टॉक, है ना, तो यहाँ पे लेट्स या फिर शैल बी पुट द प्राइज अप, तो इस तरह से सेंटेंस को पूरा किया जाता है ना। जैसे आई थिंक यू शुड ट्राई डूइंग योगा इफ़ यू वांट टू गेट इन शेप, है ना, अगर तुम्हें शेप में आना है तो तुम्हें योगा करना चाहिए। तो इस तरह से जो सेंटेंस की शुरुआत हम करते हैं जब किसी को सलाह देते हैं। ठीक है, अगला देखो क्या है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है। तो ये तो ना आपको एक निमोनिक क्या होता है पता है आपको, जैसे कोई बड़े वर्ड होते हैं ना, उनका आप जो प्रोनाउंस करते हो उसमें गलती करते हो, है ना, तो वर्ड्स को कैसे याद रखना है, उसको दो शब्दों में तोड़कर ठीक तरह से प्रोनाउंस करना है, तो ये उस बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका तो क्या बताऊँ मैं आपको। चलो आगे भी देखो, आर्ट कॉर्नर ही बस पढ़ना ही है इसके बारे में, तो थोड़ा सा मोटा मोटा देख लेते हैं। तंजौर आर्ट आल्सो नॉन एज तंजावुर आर्ट, कि तंजौर जो आर्ट है, जो कला है, वो तंजावुर आर्ट के नाम से भी जानी जाती है। इज़ ए ट्रेडिशनल एंड हाईली एस्टीम्ड फ्रॉम ए क्लासिकल साउथ इंडियन पेंटिंग, कि बहुत ही ज़्यादा सम्मानित और क्लासिकल साउथ इंडियन पेंटिंग है। इट्स ओरिजिन कैन बी ट्रैक बैक टू द 11th century इन द टाउन ऑफ तंजावुर लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु, कि ये 11वीं शताब्दी में ना 11th century में जो तमिलनाडु में जो तंजावुर नाम का जो टाउन है वहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई थी। This art form was celebrated during the reign of the Chola king and was further popularized in the 17th century under the influence of the Maratha rulers of Tanjavur। तो दिस आर्ट फॉर्म सेलिब्रेटिंग, ये आर्ट कब सेलिब्रेट किया जाता था, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चोला किंग्स, कि जो चोल राजाओं के शासनकाल में इसको सेलिब्रेट किया जाता था। was further popularized in 17th century under the influence of Maratha rulers of Tanjavur, और 17वीं शताब्दी में इसे मराठा शासकों के प्रभाव में और भी अधिक प्रभावी बनाया गया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। These artworks are characterized by their vibrant color plated, heavy use of gold foil and delicately embedded glass beads and semi-precious gemstones. Typically, Tanjore painting
feature episodes from various mythological stories drawn on wooden panels, while wood is the most common canvas for Tanjore art. Art is also use diverse surfaces such as walls, glass, mica, and paper. This practice shows the versatility and appearance of the unique art. तो ये जो पेंटिंग थी इनकी क्या विशेषता थी? इनके ऊपर जो कलर्स जो पैलेट्स यूज़ करे जाते थे, और जो हैवी गोल्ड फॉइल, ठीक है, जो सोने का जो गोल्ड फॉइल होता था वो यूज़ किया जाता था, एंड डायरेक्टली एम्ब्रेस ग्लास बीड्स, और जो बहुत बारीकी से जो ग्लास बीड्स होते हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाए होते थे। इनमें जो लकड़ी के जो फ्रेम होते हैं ना, उनमें बहुत जो पौराणिक जो कथाएं होती थी वो इनमें लिखी हुई होती थी, ठीक है। वाइल वुड इज मोस्ट कॉमन कैनवास फॉर तंजोर आर्ट, और जो लकड़ी है वो इनमें बहुत कॉमन कैनवास होता था तंजोर आर्ट में। आर्टिस्ट आल्सो यूज डाइवर्स सरफेस सच एज वॉल्स, ग्लास, मिका प्रैक्टिस शोन एज वर्सिटी एंड अडोप्टली इन द यूनिक आर्ट फ्रॉम। ये आर्ट जो है ना, ये लोगों की बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है ना, और इसमें जैसे हाथी दांत और पेपर्स इन सब का यूज करते थे, ठीक है। तो ये बहुत ही मानी हुई पेंटिंग है तमिलनाडु के तंजोर की, ठीक है। इमेजिन यू आर रवि, मेक ए सिंपल तंजोर पेंटिंग यूजिंग ग्लिटर एंड पेंट टू गिफ्ट योर ग्रैंडफादर ऑन हिज बर्थडे। तो बोला गया है कि आप इमेजिन कीजिए कि आप रवि हो और आपको एक सिंपल तंजोर पेंटिंग बनानी है और अपने दादाजी को उनके बर्थडे पर गिफ्ट करनी है। तो अभी आपके ऊपर है, आप करना चाहो तो, ठीक है। अगला देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर था आपका, इसलिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब देखो लास्ट पेज बचा हुआ है, वर्क इन पेयर्स। आपको पेयर्स में वर्क करना है। रीड द एग्जाम्पल गिवन बिलो, चूज ए करेक्टर एंड रोल प्ले। तो आपको एग्जाम्पल रीड करना है, एक रोल करेक्टर चूज करना है और रोल प्ले करना है। सिचुएशन देखो क्या है। सिचुएशन ए है, रवि है जस्ट रिटर्न फ्रॉम स्कूल। जब रवि है वो अभी स्कूल से लौटा है, तो रवि कहता है आई एम हंग्री। तो त्विशा शायद इसकी सिस्टर है। वुड यू लाइक ए बनाना, तुम क्या केला खाना चाहोगे? तो रवि कहता है यस थैंक यू। सिचुएशन बी देखिए। सिचुएशन बी में है, अनाया एंड हितेश आर मेकिंग प्लान्स फॉर देयर मदर्स बर्थडे। कि अनाया और जो हितेश है वो उनकी मम्मी के बर्थडे के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। तो अनाया कहती है वी शुड गेट मॉम ए गिफ्ट, कि हमें मम्मी के लिए एक गिफ्ट लेना चाहिए। तो हितेश कहता है शैल वी मेक हर ए ब्यूटीफुल कार्ड, कि हम उनके लिए ब्यूटीफुल सुंदर सा कार्ड बना सकते हैं। तो अनाया कहती है दैट्स ए गुड आइडिया, आई विल गेट सम पेपर इमीडिएटली। कि ये बहुत ही अच्छा सुझाव है, मैं जल्दी से कुछ पेपर्स लेकर आती हूँ, ठीक है। Here are a few more situations. Read them in pair and discuss the characters you could have in the situation. Write dialogue for each situation using expression of making suggestion. Then role play the characters. तो यहाँ पे कुछ situations आपको दी गई हैं, उनमें से आपको चूज करना है। आगे की स्टोरी आपको खुद से बनानी है और रोल प्ले करना है, ठीक है। तो आप ये अपने टीचर की सहायता से, अपने दोस्त की सहायता से स्कूल में कर सकते हैं, ठीक है। पहली सिचुएशन देखो क्या दी हुई है। इट्स रेनिंग आउटसाइड, की बाहर बारिश हो रही है। यू एंड योर फ्रेंड्स आर वाचिंग टू प्ले बास्केटबॉल, और आप और आपके फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं बाहर बास्केटबॉल खेलने के लिए। यू डोंट नो व्हाट टू ड्रेस अप एज फॉर द फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन इन स्कूल। तो आपके स्कूल में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन और आपको नहीं पता, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या पहने। सिचुएशन सी देखिए। यू आर गोइंग टू विलेज नेक्स्ट वीकेंड इन टू विजिट ए रिलेटिव, की आप अगले वीकेंड पर अपने रिलेटिव के यहाँ पे गांव में जाने वाले हैं। यू थिंक यू विल बी बोर्ड, यू डोंट नो व्हाट टू डू। तो आपको ऐसा लगता है कि आप गांव में जाके बोर हो जाओगे, आपको नहीं पता कि आप क्या करें। तो इसके बारे में आप जैसे अपनी सिस्टर से बात कर सकते हैं, मम्मी से बात करके आगे का जो स्क्रिप्ट है वो लिख सकते हैं। सिचुएशन डी देखिए। यू हैव लॉस्ट योर सिस्टर्स फेवरेट स्टोरी बुक। तो आपने अपनी बहन की जो सबसे फेवरेट स्टोरी बुक थी वो आपने खो दी है। यू नो शी विल वेरी अनहैप्पी, यू शेयर योर फेयर विद योर बेस्ट फ्रेंड। तो आपको पता है कि वो बहुत नाखुश हो जाएगी या नाराज हो जाएगी, तो आप अपनी जो बात है वो अपने दोस्त से शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका चैप्टर फिनिश हो गया है भाई। जो इनक्रेडिबल इंडिया
An incident India memory known as Smriti was highly valued and people used various methods to enhance it. Let's explore these practice. तो देखो जो हमारा जो पहले का जो भारत था उसमें क्या है, स्मृति, जो हमारी याददाश्त होती है ना, उसको स्मृति के नाम से जानते थे और इसको बहुत वैल्यू देते थे लोग, है ना। और पीपल्स वेरियस मेथड अपनाते थे इसको बढ़ाने के लिए, कि अपनी याददाश्त बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाया करते थे। तो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है थोड़ा सा डिटेल में। ओरल ट्रांजिशन मतलब बोल बोल के, ठीक है, बोल बोल के याद करना। लॉन्ग अगो आवर एंसेस्टर्स हैड एन इनक्रेडिबल एबिलिटी टू मेमोराइज लेंथी टेक्स्ट्स। तो पहले के जो हमारे लोग थे, जो हमारे पहले के भारत के जो लोग थे, वो बहुत बड़े बड़े ग्रंथों को, बहुत बड़े बड़े मैसेजों को याद कर लिया करते थे। दे पास डाउन इंसिडेंट नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट बाय repeating the text and loud. For example, important medical texts like the Shushruta Samhita was shared through this oral tradition. तो वो क्या करते थे, याद करके बड़े बड़े ग्रंथों को अपनी पीढ़ियों को बताया करते, जैसे रामायण में क्या हुआ, महाभारत में क्या हुआ, है ना। तो अपनी पीढ़ियों में वो ट्रांसफ़र करते रहते थे उस नॉलेज को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे सुश्रुत संहिता है, बड़ा चिकित्सा ग्रंथ है ये, तो उसको भी लोग याद करके मुँह ज़बानी याद करके उसको आगे बढ़ाया करते थे, ठीक है। उसका यूज़ भी किया करते थे, जो चिकित्सीय पद्धतियाँ उसमें दी हुई हैं उनका यूज़ भी किया करते थे। देखो क्या करते थे, योगा करते थे, ठीक है। योगा से भी याददाश्त तेज होती है ना। योगा वाज नॉट जस्ट एन अबाउट फिजिकल पोस्चर। तो योगा जो है सिर्फ फिजिकल पोस्चर ठीक करने के लिए ही नहीं किया जाता, इट्स आल्सो इंक्लूड मेडिटेशन, ये ध्यान लगाने के लिए भी किया जाता है। बाय प्रैक्टिसिंग योगा इंडिविजुअल्स कुड कीप देयर माइंड्स पीसफुल। तो योगा करके जो लोग थे वो अपने मन को शांत रखा करते थे। अटेंटिव एंड काम, दिस मेंटल क्लैरिटी मेड इट ईजियर फ्रॉम देम रिमेंबर लॉट ऑफ वैल्यूबल इंफॉर्मेशन। और जब वो अपने मन को शांत रखते थे तो उनको चीज़ों को याद करने में और भी ज़्यादा आसानी होती थी, ठीक है। फाइंड आउट 2 more इंसिडेंट इंडियन टेक्निक और इन्हेंसिंग वंस मेमोरी। तो आपको 2 टेक्निक्स और सर्च करनी है कि लोग क्या करते थे अपनी मेमोरी को इन्हेंस करने के लिए। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है बच्चों। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आगे वीडियो में ऐसी ही और वीडियो के साथ।